नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो कि जनरली स्टेट के एग्ज़ाम तथा सेंटर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, हरियाणा का कोई एग्ज़ाम हो, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी का भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सभी में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा और इसमें मैंने डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है, जैसे अनुच्छेद बताना। ठीक है, जैसे कोई उपराष्ट्रपति बना हुआ है तो वो कब कब बना था, वो सारी मैंने डिटेल बताई है इसमें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप कर दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए बच्चों 35 वर्ष। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल आगे देखते हैं, हम इसका आंसर देखते हैं। ये आ गया 35 वर्ष। और अनुच्छेद किस में है ये बात, अनुच्छेद 58 में व्याख्या की गई है इसकी। और सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई 60 साल का, जैसे मान लो 62 साल में राष्ट्रपति बना तो न्यूनतम आयु, जैसे अधिकतम आयु 65 वर्ष है तो 3 साल ही बनेगा। ये 5 साल के लिए बनेगा यदि बीच में महाभियोग नहीं आता है तो। और सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि कभी भी वो चुनाव चुन सकता है, बस 35 से साल बड़ी होनी चाहिए, 35 साल से। ठीक है बच्चों, तो सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं, जैसे ऑप्शन मिलते हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो किसे प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, ये करता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। एक और है इनमें जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ये होता है मुख्य न्यायाधीश। ये भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा आगे। ये उपराष्ट्रपति को देता है, ये ऑप्शन अपना आ जाएगा उपराष्ट्रपति, और इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 56(1) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यानी कि राष्ट्रपति इनमें से किन की नियुक्ति नहीं करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की ये नियुक्ति नहीं करता, इन सभी की करता है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी और मुख्य न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी की भी यही राष्ट्रपति ही करता है, और प्रधानमंत्री की भी यही करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, उसी को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो किसको नहीं चुनता, ये भारत का उपराष्ट्रपति को। ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चुनाव होता है इनका अप्रत्यक्ष रूप से। तो उपराष्ट्रपति को ये नहीं चुनते हैं, ये ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 66(1) में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, 3 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, 3 प्रकार। तो बच्चों 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है, विधायिका, एक तो विधायिका होती है, और एक कार्यपालिका होती है, और एक न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए, विधायिका जो हमारी संसद होती है उसको बोलते हैं विधायिका, जो विधेयक बनाते हैं। कार्यपालिका हमारा राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका प्रमुख, जो विधेयक जो भी संसद से बन के आता है उसको कानूनी रूप राष्ट्रपति ही देते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका से अलग होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो हमारा न्याय जो चलता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, जितने भी ये छोटे न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितने भी जिला न्यायालय, सब। ठीक है, ये सब अलग निकाय है पूरा, और कार्यपालिका और विधायिका अलग से निकाय है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। और तो राष्ट्रपति इसका कार्यपालिका प्रमुख होता है, और अनुच्छेद किस में कही गई है ये बात, अनुच्छेद 53(1) में। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद भी साथ साथ चलते रहेंगे हमारे। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये है 89(1) में ऐसा कहा गया है राज्यसभा के बारे में, अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति भी चुनने के लिए हमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों, 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? पूरी अवधियों तक। तो टोटल 2 व्यक्ति हैं। हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ये है एस राधाकृष्णन ऑप्शन के हिसाब से, जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला था, वो हम नीचे देखते हैं इसके बारे में। एम हिदायतुल्लाह है, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश है और इन्होंने भी एक बार राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है बच्चों। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कब राष्ट्रपति का पद संभालता है? जब ना तो राष्ट्रपति हो शासन में और ना ही उपराष्ट्रपति हो, तब किसकी बारी आती है? मुख्य न्यायाधीश की। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। ये थे एस राधाकृष्णन, जो 1952 से 57 और 57 से 62 तक पूर्ण अवधियों तक थे। 62 से 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने फिर उसके बाद। और श्री मोहम्मद अंसारी जो थे वो 2007 से 12 और 12 से 17 तक ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अब 2 आदमी हो चुके हैं, 2 व्यक्ति हो चुके हैं टोटल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के कुल कितने व्यक्ति नामित करता है? ये करता है बच्चों 14 व्यक्तियों को, है ना। 12 व्यक्ति तो लोकसभा के लिए, 2 व्यक्ति तो लोकसभा के लिए और 12 व्यक्ति राज्यसभा के लिए ये मनोनीत करता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को नामित कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 14। और ये किन क्षेत्रों से होते हैं? राज्यसभा वाले तो जैसे लोक से खिलाड़ी होता है, किसी भी विशिष्ट कला से संबंधित कोई विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त करता है। और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो विदेशी भारतीय जो होते हैं, 2 व्यक्तियों को उनको ये चुनता है। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो ये भाई लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठा दोनों का ये अभिन्न अंग है और इसी को हम क्या बोलते हैं? संसद। तो ऑप्शन ए हमारा होगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, और राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे संसद का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, जो भी संसद विधेयक बनाती है, इनकी स्वीकृति के बिना कोई भी वो कानून का रूप नहीं लेता है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे डिटेल में थोड़ा। संसद है और अनुच्छेद 79 में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो भी रहते हैं वो सारे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद संभालेंगे। ये चाहे तो मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकते हैं, कुछ कंडीशन होती है वो। तो ये केंद्रीय मंत्री को ये राष्ट्रपति पद पर बनाए रखता है और अपनी इच्छा तक ही बनाए रखता है इसको। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। राष्ट्रपति जो होता है वो होता है, आंसर हमारा राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 75 भाग 2 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को पता ही है राज्यसभा जो होता है एक स्थायी सदन है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर छोड़कर जैसे रिटायर होते रहते हैं या सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा के बदलिए बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए। तो देखिए आगे, 6 वर्ष हमारा आंसर। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है अपनी? 250 अधिकतम संख्या है अभी तक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? तो जब राष्ट्रपति नहीं होता है शासन में तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने ज़रूरी है। ठीक है, और 6 महीने के बाद राष्ट्रपति दोबारा नया बनना ज़रूरी है। तो उपराष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए रहता है? 6 महीने के लिए। ठीक है, देखते हैं ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो आंसर हमारा 6 महीने तक, और अनुच्छेद 65(1) में ये बात कही गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्न में से किसको देगा? तो ये बच्चों थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, देखिएगा। आप सभी का आंसर मन में आती है कि जैसे आंसर राष्ट्रपति होगा, सभी का ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति होगा इसका आंसर, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो त्याग पत्र अपना जो लोकसभा होता है उसका एक उपाध्यक्ष भी होता है, लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है, उसको ये त्याग पत्र देता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, डी इसमें नहीं है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने ही नीचे जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसको त्याग पत्र देता है, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। तो उपाध्यक्ष को देता है, और ये बात कही गई है 94 या 94 में, अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद भी देखते रहना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। अगला देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पीछे भी। तो कौन बचता है फिर जब ना राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति हो, दोनों के पद यदि खाली हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ठीक है, और वो क्या बताया था, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था? हिदायतुल्लाह। ठीक है, पीछे देख लेना, वो मैंने बताया था, हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने संभाला था। ठीक है, आगे देखते इसके बारे में। आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? इनमें से कौन सी संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो देखिए, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग। देखिए योजना आयोग बाद में बनी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद बाद में, लेकिन वित्त आयोग जो होता है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है बच्चों, तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर आएगा वित्त आयोग। बच्चों, संवैधानिक निकाय या संस्था वो संस्थाएं होती है जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया हुआ है, उन्हीं को ही हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे वित्त आयोग हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, ठीक है, और भारत का अटॉर्नी जनरल हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब क्या है, वित्त विभाग के एक पार्ट, गृह मंत्रालय हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। और ये योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये सांविधिक है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ये संविधान से अलग बाद में बनाए हुए हैं, बाहर के अलग पार्ट है, इनको कभी भी नष्ट किया जा सकता है, और संवैधानिक निकाय जो है उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है कभी भी। तो वित्त आयोग हो गया ये इसका आंसर। अनुच्छेद 280 में इसकी व्याख्या की गई है, इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद। ठीक है बच्चों, ये अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्याख्या की गई है, और पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया था? केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये जो केंद्रीय संसाधन है, केंद्र और राज्य के बीच संसाधन यानी कि पूंजी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो ये होता है वित्त आयोग। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? वित्त आयोग की गठन किया गया है केंद्र राज्य के बीच में, तो आंसर वित्त आयोग। और किस अनुच्छेद में था बच्चों? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अगला है, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? यानी कि आकस्मिक जो इमरजेंसी में जो निधि यूज होती है राष्ट्रीय आपात के अंदर, इनके अंदर जो रुपए की ज़रूरत होती है, वो जो फंड होता है वो किसका कौन संरक्षक होता है? वो राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है जो इमरजेंसी में यूज होती है हमारे, तो राष्ट्रपति इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? तो ये की जाती है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी जो है ना हमारा, उसके द्वारा, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक मुख्य न्यायाधीश भी है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती, मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सॉरी, ये देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका जो अनुच्छेद है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 76(1) में इसका वर्णन किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर इन चीफ क्या कौन होता है? यानी कि जो हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, उनका जो मेन अधिकारी, जो सबसे मुख्य जो अधिकारी है, वो कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जब भी बाह्य आक्रमण होता है, इमरजेंसी की हालात आते हैं, बाह्य आक्रमण होता है, तो तीनों जो सेनाओं की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। ठीक है, तीनों का कमांडर कौन हो जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, तो ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है? भाई परामर्श करने का अधिकार है, यानी कि परामर्श दे सकता है, या पुनर्वादित का मतलब वाद विवाद करवा सकता है, या बहुमुखी अधिकार, यानी कि बहुत से अधिकारी ऐसे ही नाम दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार है। ये उसका संविधान में दर्शाया गया है ऐसा। ये मौलिक अधिकार है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में जो भी विवाद होगा उसका निर्णय उच्च न्यायालय करेगा, और ये उसका मौलिक अधिकार है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है, तो अनुच्छेद 71 याद रखना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में मत व्यक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूज होती है ये प्रणाली। तो विकल्प से संबंधित ऐसे विकल्प रहते हैं, क्रम लगाते हैं वो ऐसे। ठीक है, क्रम में वोट देते हैं, पहले नंबर पे मेरा ये व्यक्ति है भाई, मैं दूसरे नंबर पे इसको दूंगा, ऐसे। ठीक है, विकल्प चुनते हैं ऐसे। तो उसके पास होते हैं उतने ही विकल्प होते हैं जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, यानी कि एक आदमी उतने वोट देगा जितने की प्रत्याशी मौजूद है। ऐसा नहीं कि एक आदमी एक वोट देगा किसी व्यक्ति को। जैसे हमारे जो सरपंच के चुनाव होते हैं, या लोकसभा के, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उनमें हम एक ही वोट का यूज़ करते हैं, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन ये एकल हस्तांतरणीय मतदान का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति होंगे उतने ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद रहेंगे, हम लेकिन क्रम में लगाने पड़ेंगे। पहले व्यक्ति किसको वोट दें, दूसरे नंबर पे कौन है, ऐसे बदल बदल के एक तरीका अपनाया गया है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है बच्चों, लास्ट में जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट बचते हैं, लास्ट वाला जो उम्मीदवार होता है वो हटता जाता है, जो लास्ट में चला जाता है, ऐसे चलते रहता है इसमें चुनाव। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्न पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो किन्होंने उपराष्ट्रपति थे लेकिन चुनाव लड़े और हार गए जब राष्ट्रपति के लिए बारी आई तब। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो बने थे, लेकिन जब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए जब बारी आई, जब उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए वो, तो एस राधाकृष्णन जो है ये तो बने थे, उपराष्ट्रपति भी बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे, जो मैं पीछे वर्णन कर चुका हूँ। लेकिन वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत है, ये उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ा तब वो हार गए। तो इसका आंसर होगा बी और सी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, जो राजनीति से संबंधित नहीं था? तो ये बच्चों, ये तो सबको ही पता होना चाहिए, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? ये भी राजनीति से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के। एस राधाकृष्णन दूसरे थे। ये भी राजेंद्र प्रसाद 2 अवधियों तक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 1900। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है 352 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात होते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, इसके आगे धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। तो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 352, भारत में अब तक आपात 3 बार, राष्ट्रीय आपात नहीं, मतलब 3 प्रकार के जो आपात जो लगे हैं वो 3 बार आपात की स्थिति घोषित की गई है। एक बार तो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब, एक 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और एक बार 1975 भारत के अंदर अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, आंतरिक
अव्यवस्था हो गई थी, उस वजह से इंदिरा गांधी के समय में लगाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति का नहीं कर सकता? देखो, मुख्य न्यायाधीश करता है, बता चुका हूँ मैं आप लोग। वित्त आयोग की भी नियुक्ति करता है, थल सेना के अध्यक्ष की भी, नेवी का जो अध्यक्ष होता है, जल सेना का, और वायुसेना जो एयरफोर्स के हमारे जो मेन अध्यक्ष होते हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते? देखो, दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि, भाई दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि तो लेते हैं, दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के लेते हैं, ये ऑप्शन सही। विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ध्यान रखना। दिल्ली और पुदुचेरी जो पांडिचेरी जो है, अब नाम बदल दिया, विधानसभा के सदस्य ये भी लेते हैं भाई भाग। ठीक है, विधानसभा के नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते बच्चों, और ना ही लोकसभा के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, ना ही राज्यसभा के। तो सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली और पौंडीचेरी के, ये भी ध्यान रखना। जैसे हमारे जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सारों के नहीं लेते, दिल्ली और पौंडीचेरी के यूज होते हैं बस, जो प्रतिनिधि होते हैं। तो विधानसभा के चुने हुए सदस्य, सॉरी ये गलत है इसमें, सॉरी सही है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य निर्वाचित लेते, चुने हुए सदस्य भाग नहीं लेते, जो चुन कर आते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं वो। ठीक है, अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति पूरी महाभियोग विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर है, सॉरी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? ये ली गई है बच्चों यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, महाभियोग की यूएसए से ली गई है, और 1961 में महाभियोग के बारे में है। भारत के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? भारत के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त सत्र। देखिए, राष्ट्रपति कब कब बुलाता है? देखिए, जब भी लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, ठीक है, हमारे संसद की पहली जो बैठक होती है उसको संबोधित राष्ट्रपति करता है, और जो दोनों सदनों में कुछ मतभेद हो जाता है तो उसके संयुक्त बैठक बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता, ये इम्पोर्टेंट है, जो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाता है तो एक अध्यक्ष चाहिए, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी राष्ट्रपति नहीं करता है, उसकी करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन तो होता है? उपराष्ट्रपति। इस वजह से ये भी नहीं होता, ना ही राष्ट्रपति, तो बच गया कौन? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? संसद की स्वीकृति से हर 6 महीने में, जैसे राष्ट्रपति जो है संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन कितने टाइम तक? ऐसा थोड़ी है कि बढ़ाता ही जाएगा कुछ भी टाइम तक, तो कुछ फिक्स टाइम होता है, तो वो होता है अधिकतम 3 साल तक वो बढ़ा सकता है। ऐसे 6 महीने करके टोटल 3 साल तक बढ़ा सकता है, उसके बाद तो चुनाव होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 साल इसका आंसर है। तो अनुच्छेद 356 में ये कही गई ये बात। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या होता है? जब वित्तीय आपात होता है उसको 356 बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, भारत में संविधान में कितने प्रकार के प्रावधान है? प्रावधान नहीं, सॉरी, संविधान में कितने प्रकार के आपात हैं? तो 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक तो 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात होता है, यानी कि जो घर के अंदर घरेलू जो अव्यवस्था होती है उसके अंदर जो होता है उसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। 356 जो होता है ये होता है वित्तीय आपात, जब पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आती है, वित्त से संबंधित, तब वित्त आपात लगता है। और 360 जो होता है वो होता है जब बाह्य आक्रमण जो होता है, जब बाह्य आक्रमण होता है उसका अंदेशा होने पे जो राष्ट्रीय आपात लगता है।
तो बच्चों मैंने पीछे बताई थी डेट्स, क्या आप लोग बता सकते हो कि राष्ट्रीय आपात कब लगा था और बाह्य आक्रमण से कब लगा था? तो देखिए मैं बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। 1961 में चीन का युद्ध हुआ था तो बाह्य आक्रमण था ना, तो भी लगा था। 1962 में। 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भी बाह्य आक्रमण था, तो भी राष्ट्रीय आपात। और 1975 के अंदर क्या हुआ था, आंतरिक अव्यवस्था फैल गई थी भारत में, तो उसके आधार पे आपात लगाया गया था। तो पेपर में ये आता है क्वेश्चन कि अभी तक किस प्रकार का आपात नहीं लगाया गया है भारत के अंदर, तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 356 वाला है, जो वित्तीय आपात है, वो नहीं लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो क्या वो दोबारा खड़ा हो सकता है, या हो सकता है तो कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि जितनी बार चाहे उतनी बार ही खड़ा हो सकता है। ठीक है, अमेरिका के अंदर 2 बार खड़ा हो सकता है व्यक्ति, अमेरिका के अंदर 2 बार खड़ा हो सकता है व्यक्ति, और इंडिया में चाहे जितनी बार, लेकिन नॉर्मली एक ही बार होते हैं, फिर अपने आप ही नहीं खड़े होते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, या संसद के द्वारा? किसके द्वारा? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, संसद के सदस्य द्वारा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को लगेगा कि राज्यसभा के द्वारा भी करते हैं, नहीं, या संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, नहीं, संसद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ठीक है, सारे जो वो टोटल राष्ट्रपति ने शुरू में बताया ना, जो 14 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, 12 लोकसभा के लिए 2, वो भी सारे शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद किस में कही गई है ये बात? अनुच्छेद 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? महाभियोग कौन लेकर आता है? संसद के दोनों सदनों में से कोई सभी सदन लेकर आ जाओ। ठीक है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन महाभियोग जैसे राज्यसभा लेकर आया, ध्यान रखना बच्चों। देखिए ये समझना बात, राज्यसभा जैसे महाभियोग लेकर आए, महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग बोलते हैं। तो 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा नोटिस देकर कि महाभियोग लाया गया है। 1/3 सदस्य तो वो लेकर आएंगे महाभियोग के बारे में प्रस्तावना। ठीक है, और 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए 14 दिन के बाद। ठीक है, शुरुआत में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/3 सदस्य होने चाहिए। हाँ भाई, वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाएंगे या महाभियोग लेकर आएंगे। ठीक है, या लोकसभा में भी वो की वही बात, लोकसभा में भी 1/3 सदस्य प्रस्तावना लेकर आएंगे महाभियोग की, और 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और उपराष्ट्रपति का जो होता है महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, तो वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है बच्चों? बता दिया पहले भी, किसका पदेन अध्यक्ष होता है? वो राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा के ही सदस्य लेकर आ सकते हैं। ठीक है, किसके सदस्य? उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के ही सदस्य महाभियोग लेकर आ सकते हैं। लोकसभा के जो होते हैं वो सिर्फ परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, महाभियोग लेकर नहीं आ सकते। और राष्ट्रपति में, लोकसभा, राज्यसभा में कोई से भी हो, सारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है राज्यसभा द्वारा हटाने के लिए। तो लोकसभा का जो यूज होता है वो होता है सिर्फ परामर्श देने में, इसका महाभियोग लेकर नहीं आ सकता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 67 में कही गई ये बात। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसके क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा जो अनुच्छेद से संबंधित होगी। भारत के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, मेन जितने भी अनुच्छेद है वो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।